नमस्कार, मैं डॉक्टर नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम.एड भाग शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में अनुसंधान इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अब तक आपने क्या देखा, क्या सीखा। यानी जो अनुसंधान होता है वह किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित समस्या से जुड़ा होता है और उसी समस्या को लेकर के एक अनुसंधानकर्ता कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वह उस क्षेत्र में पहुंचता है और उस समस्याओं को ग्रहण करता है तो उससे संबंधित उसके निदान के लिए वह अनेकों प्रकार के परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। जो परिकल्पना बनाएगा उसी के आधार पर न्यायादर्श का चुनाव होगा। न्यायादर्शों के आधार पर प्रदत्तों का संकलन, उसका वर्गीकरण, उसका विश्लेषण एवं उससे संबंधित जो कुछ भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जो उपकरण इत्यादि हैं, उनको भी संग्रहित करके उन्हें प्रयोग में ले आना, तत्पश्चात निष्कर्ष निकालना और प्रतिवेदन करने की प्रक्रिया चलती है। लेकिन ये कार्य कई विधियों से किए जा सकते हैं। अनुसंधान का जो कार्य होता है, जो विधियां होती हैं, कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे आपने देखा कि प्रयोगशाला विधि के द्वारा किया जा सकता है अनुसंधान, कहीं कहीं पर क्षेत्र प्रयोग के द्वारा या घटनास्थल प्रयोग के द्वारा हो सकता है, कहीं पर आप देखेंगे क्षेत्र अध्ययन के द्वारा होता है, कहीं पर वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से होता है, कहीं सर्वेक्षण के रूप में होता है, कहीं विवरणात्मक रूप में होता है, कहीं पर साक्षात्कार के द्वारा होता है, कहीं पर उसका वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है, जो एक तरह से डिक्लेरेटिव रिसर्च होता है, वह किस प्रकार से अपने उद्देश्यों को पूर्ण करता है, उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, इसकी महत्ता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, जिसके लिए शोधकर्ता ऐसे अनुसंधान को करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे आप देखें कि वर्णनात्मक अनुसंधान, डिक्लेरेटिव रिसर्च जो होता है, यह एक तरह से किसी भी समस्या के लिए जो कुछ उसके प्रदत्त हैं, जो कुछ उसके आंकड़े हैं, जो उसके न्यायादर्श हैं, जो उससे संबंधित चर हैं, इनकी पूर्ण रूप से व्याख्या करने में यह समर्थ होता है। यह पूर्व की घटनाओं को लेकर के भविष्य में किस प्रकार से कार्य करना है, वर्तमान में क्या करना है, इसको अच्छी तरह से वस्तुनिष्ठ रूप से वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से बताने का प्रयास करता है। तो वर्णनात्मक में तमाम प्रकार के जो आजकल के शोध हो रहे हैं, चाहे वह सामाजिक स्तर के हो रहे हो, चाहे वह शैक्षिक स्तर के हो रहे हो, वहां पर आप देखेंगे तो वर्णनात्मक शोध विधि का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि प्रत्येक चीज का जब तक हम वर्णन नहीं करते हैं, जब तक उसकी हर चीज को एक एक करके उसकी व्याख्या रूप में नहीं लेते हैं, उसका स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तब तक वह शोध कार्य लोगों के समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए प्रत्येक घटना की, प्रत्येक तथ्य की, प्रत्येक प्रदत्त की जो उसके चर हैं, उन चरों की, उससे संबंधित जो कुछ भी सामग्रियां हैं, उनको किस प्रकार से हम प्रयोग में ला रहे हैं, कहाँ पर उसकी आवश्यकता है, उसकी महत्ता क्या है, इन तमाम चीजों को सिद्ध करने के लिए यह वर्णनात्मक शोध जो होता है काफी सहयोग करता है। इसलिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो आप इसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से ज्ञान विज्ञान विषय अनुसंधान आदि के क्षेत्र में अगर आपको तत्काल कोई चीज को प्राप्त करना विषय वस्तु को, तो उसके लिए बेल आइकॉन के बटन को भी दबा लें। हम बता रहे थे कि जो शोध होता है, जो शैक्षिक शोध होता है, जिसके अंतर्गत अनुसंधान की प्रक्रिया में अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है कि अनुसंधानकर्ता किन किन विधियों के द्वारा अपने उन समस्याओं का समाधान कर सकता है, अपने शोध कार्य की पूर्ति कर सकता है। उसी के अंतर्गत जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है, जो डिक्लेरेटिव रिसर्च होता है, इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसका अर्थ और परिभाषा को लेते हैं। अर्थ और परिभाषा, तो परिभाषा में हम सबसे पहले वेस्ट को देखते हैं। वेस्ट एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने वर्णनात्मक अनुसंधान शोध के विषय में काफी कुछ एकदम क्लियर बताने का प्रयास किया, स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। जैसे वर्णनात्मक शोध क्या है, अनुसंधान का वर्णन व विश्लेषण करता है। यानी जो वर्णनात्मक अनुसंधान है वह यह बताता है कि अनुसंधान है क्या, इसी चीज को वह बताने के लिए आगे बढ़ता है, उसी को व्याख्या करता है और उसका विश्लेषण करता है। इसका संबंध स्थितियों जो विद्यमान है, यानी जो स्थितियां विद्यमान हैं उससे उसका संबंध क्या है, अभ्यास जो चालू है, अर्थात उसके अंतर्गत जो अभ्यास हो रहा है, जो अभ्यास चालू है, विश्वास विचारधारा जो प्रचलित है, जिस प्रकार की उसमें विचारधारा चल जो प्रचलित है, प्रक्रियाएं जो चल रही हैं,
जो प्रायश्चित इस समय चलाए जा रहे हैं, प्रभाव जो अनुभव हो रहे हैं और जिन प्रभावों का हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसी दिशाएं जो विकसित हो रही हैं के साथ वर्णनात्मक अनुसंधान किया जाता है। अर्थात वर्णनात्मक अनुसंधान में वे समस्त परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके आधार पर वर्णन विश्लेषण की जो विशेषताएं आती है कि अनुसंधान क्या है, इसी अनुसंधान का वह वर्णन करता, उसी को विश्लेषण करता, उसी विषय वस्तु के अंतर्गत जो विचारधाराएं हैं, जो उससे संबंधित स्थितियां हैं और जो उसमें अभ्यास है, जो उसमें विश्वास है, विचारधारा है, अर्थात जो भी मत विचारधाराएं उस समय में उस समस्या से संबंधित है, जो प्रचलित है, प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, प्रभाव जो अनुभव हो रहे हैं, जिन प्रभावों का अनुभव किया जा रहा है, दिशाएं जो विकसित हो रही हैं और जो दिशाएं इस समय डेवलप कर रही हैं के साथ है वर्णनात्मक अनुसंधान का कार्य किया जाता है। इसी तरह से अगर देखें वर्णनात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं, इनके उद्देश्यों को अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक्लेरेटिव रिसर्च, अर्थात जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, अब इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए एक एक करके, जैसे शैक्षिक नियोजन में सहायता पहुंचाना, यानी वर्णनात्मक अनुसंधान जो होता है, जो भी शैक्षिक एजुकेशनल प्लानिंग होती है, जो नियोजन होता है, जो कार्य करने के लिए एक योजना बनाई जाती है, उसके तहत यह सहायता पहुंचाता है। अर्थात उन विषय वस्तुओं के विषय में या वर्णन करता है, उनकी व्याख्या करता है, उसके विषय में स्पष्ट बताने का प्रयास करता है, जिससे शैक्षिक नियोजन में काफी यह सहायक होता है। इसी तरह से भावी अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में, जो भावी अनुसंधान है, जिस अनुसंधान को अभी करना है, उसके अध्ययन में सहायता करना, जिससे अनुसंधान को और अधिक नियंत्रित व वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। अर्थात जो भी हमारा भावी अनुसंधान है, जिसके आधार पर आज हम कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, उस अनुसंधान के लिए एक तरह से आधार प्रदान करता है, उसके अध्ययन में सहायता करता है, जिससे अनुसंधान को और अधिक क्योंकि जिससे जो हमारा अनुसंधान कार्य चल रहा है वह और अधिक नियंत्रित हो सके और वह और अधिक वस्तुनिष्ठ हो सके, क्योंकि जब नियंत्रण उसमें अच्छे से आ जाता है, उसकी वस्तुनिष्ठता बढ़ जाती है, तो अनुसंधान हमारे लिए काफी विश्वसनीय माना जाता है। इस तरह से जो वर्णनात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है वह क्या है, शैक्षिक नियोजन में सहायता पहुंचाना, भावी अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना एवं अनुसंधान को नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए कार्य करना। इसी तरह से मानव व्यवहार के विविध पक्षों की जानकारी, मानव व्यवहार के जो अनेक पक्ष हैं, चाहे वे ज्ञानात्मक, भावात्मक या उसके संवेगात्मक या मनोगत्यात्मक, जो भी उसके पक्ष हैं, ऐसे समस्त पक्षों को वह वर्णन के द्वारा उसकी जानकारी प्रदान करता है। इसी तरह से वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण, माने वर्तमान में स्थिति क्या है, इसका भी स्पष्टीकरण वर्णनात्मक अनुसंधान के द्वारा होता है। भविष्य के नियोजन में सहायक होता है, यानी इस वर्तमान को देखते हुए उसकी विशेषता महत्ता को बताते हुए भविष्य में उसका एक तरह से प्लानिंग तैयार करने का कार्य भी वर्णनात्मक अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है। दो चरों का कार्य कारण संबंधों की जानकारी देना, अर्थात जो दोनों चर हैं, स्वतंत्र और आश्रित चर हैं, इन दोनों के बीच में क्या कार्य और कारण का संबंध है, कैसा काज और रीजन है, इसके भी संबंधों की यह जानकारी देता है। अर्थात वर्णनात्मक अनुसंधान मूल रूप से जो इसके उद्देश्य होते हैं, ये उद्देश्य यही है कि जो भी तथ्य हैं, जो भी मत हैं, जो भी विचार हैं या जो भी किसी के रुझान है, एटीट्यूड है, इन समस्त चीजों के विषय में यह एक आधार देता है, उसका यह स्पष्टीकरण करता है, वर्तमान को समझने में यह काफी सहयोग करता है, भविष्य के शोध कार्य के लिए यह एक क्षेत्र या बेस आधार प्रदान करता है। इसी तरह से यह जो शोध कार्य है उसको वस्तुनिष्ठ और नियंत्रित भी करने का कार्य इसका होता है। इसके उद्देश्य बहुत ही सरल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसीलिए आजकल जो भी अनुसंधान के कार्य किसी भी क्षेत्र में, चाहे शैक्षिक चाहे सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे हैं, उसमें वर्णनात्मक विधि को अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी जो वर्णनात्मक अनुसंधान है, जो डिक्लेरेटिव रिसर्च है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। जैसे समस्या समाधान हेतु उपयुक्त सूचना प्रदान करना, यानी जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है या किसी भी समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त सूचनाओं को प्रदान करता है।
दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य एवं विशिष्ट नियोजन, यानी जो विशिष्ट उद्देश्य है और जो उसका विशिष्ट नियोजन है। विशिष्ट उद्देश्य यानी किसी समस्या के समाधान के लिए जो हम विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, और साथ ही साथ जो उसका विशिष्ट नियोजन है, जो उसका स्पेशल प्लानिंग है, इनको भी आधार प्रदान करता है। इसी तरह से एक समय अनेक लोगों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जा सकता है। अगली विशेषता क्या है? यानी वर्णनात्मक अनुसंधान में एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों के आंकड़ों को एकत्रित किया जा सकता है, उनका स्पष्टीकरण किया जा सकता है, उनकी महत्ता को बताया जा सकता है, उनकी व्याख्या किया जा सकता है, उनका विश्लेषण भी किया जा सकता है। यह गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों होता है। यानी जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि संख्यात्मक रूप में भी, क्वांटिटेटिव रूप में भी होती है, और गुणात्मक रूप में, क्वालिटेटिव रूप में भी पाया जाता है। अर्थात जब हम किसी चर की विशेषताओं को, गुणों को बताते हैं तो गुणात्मक होता है, जब उसे हम संख्यात्मक रूप में, इकाइयों के रूप में वर्णित करते हैं तब वही क्या हो जाता है? संख्यात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है। इसलिए जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है या मूल रूप से दो प्रकार के आंकड़ों के द्वारा यूज में, प्रयोग में लाया जाता है। एक होता है संख्यात्मक आंकड़े और दूसरे होते हैं गुणात्मक आंकड़ों। तो जहां पर गुणात्मक आंकड़ों की बात आती है, वहां पर हम उनकी विशेषताओं को, उनके चारित्रिक गुणों को वर्णित करते हैं, उनमें क्या क्या चीजें, अच्छाइयां हैं, उसका वर्णन होता है। और जिसमें संख्याओं के द्वारा सांख्यिकी आदि का प्रयोग करके किया जाता है, तो वहां पर उन संख्याओं के अर्थात गणितीय सूत्रों के द्वारा भी हम वर्णन कर सकते हैं, अर्थात उसमें संख्याओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब बात आती है कि वर्णनात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो जब तक हम किसी चीज को, प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे तब तक अनुसंधान करें कैसे? इसलिए इसके जो स्टेप हैं, जो इसके चरण हैं, जो सोपान हैं, वह एक एक करके आगे बढ़ते हैं, और इसकी प्रक्रिया जिस प्रकार से सोपानों को आगे बढ़ाती है, उसी प्रकार से हम अपने वर्णनात्मक अनुसंधान को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखिए कि जो प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेटिव रिसर्च का है, उसमें सबसे पहले क्या होता है? शोध उद्देश्यों का निर्धारण, अर्थात जो शोध के उद्देश्य है, सबसे पहले उसको निर्धारित किया जाए। जब तक शोध का उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा तब तक हम कोई कार्य कर नहीं सकते। और मूल रूप से वर्णनात्मक वस्तुओं की समस्याओं के विषय में जिन समस्याओं का समाधान करना है, ऐसे उद्देश्यों को निर्धारित करना, अर्थात वर्णनात्मक शोध के उद्देश्यों को निर्धारित करना। दूसरा स्टेप होता है न्यायादर्श का चयन। जब हमारा शोध का उद्देश्य निर्धारित हो गया तो उसके लिए न्यायादर्श सैंपलिंग या प्रतिदर्श कौन सा लेंगे जो समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके, इसलिए न्यायादर्श का चयन करना पड़ता है, सैंपलिंग लेना पड़ता है। फिर तथ्यों का विश्लेषण, जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का एनालिसिस करना होता है, उसका विश्लेषण करना होता है कि इन आंकड़ों को हमने क्यों लिया, इस समस्या संबंधित इसका इसमें क्या योगदान है, क्या उपयोगिता है, इसकी पूर्ण व्याख्या करनी पड़ती है, स्पष्टीकरण देना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। अनुसंधान समस्या का कथन, जो अनुसंधान की समस्या है उसका स्टेटमेंट करना पड़ेगा कि इन चीजें के कारण ये परिस्थितियां थी, ऐसी समस्याएं थी जिसके कारण अनुसंधानकर्ता ने इस विषय को चयन किया है, जिस पर वह रिसर्च कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से जो समस्या है उसका कथन करना। प्रस्तावित अनुसंधान की सफलता का पूर्वानुमान, और जब वह समस्या का कथन कर लेता है तो समस्या का समाधान कैसे होगा, उसका पूर्व समाधान को सोच लेता है, उसकी प्लानिंग बना लेता है, और उसी के आधार पर वह परिकल्पना का निर्माण करता है। यानी प्रस्तावित अनुसंधान की सफलता पूर्वानुमान माने जो उसका अनुसंधान कार्य अभी प्रस्तावित हो रहा है, उस अनुसंधान को पूर्ण करने के लिए वह प्लानिंग करता है। वह प्लानिंग किसके रूप में? हाइपोथेसिस के रूप में, अर्थात वह परिकल्पना बनाता है जिसके आधार पर वह समस्या का संभावित उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है, उसे रास्ता देता है, माध्यम देता है, एक बेस बनाता है जिसके आधार पर वह आगे चल करके उन समस्याओं का समाधान करेगा। ऐसी परिकल्पनाओं का निर्माण करना। इस यहाँ कहा जा रहा है कि प्रस्तावित अनुसंधान की सफलता का पूर्वानुमान, अर्थात मैं इस कार्य में कैसे सफल होऊंगा, इस समस्या का कैसे समाधान कर पाऊंगा, इसके लिए पूर्वानुमान अर्थात अनुमान लगा लेना, गेस कर लेना कि अगर इस प्रकार से हम कार्य को पूर्ण करने के लिए, समस्या को समाधान कर लेके ये रास्ता चुनते, ये माध्यम बनाते हैं, ये हमारी परिकल्पना होगी और इसी रास्ते पर चल करके हम समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रस्तावित अनुसंधान की सफलता का पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन। सर्वेक्षण विधि का चयन,
यानी किस विधि के द्वारा वह सर्वेक्षण कौन सी विधि है, विवरणात्मक विधि है या उसका मूल्यांकन का है, तुलनात्मक विधि है, अथवा वह डाक सर्वे के द्वारा है या मास सर्वे के द्वारा है या टेलीफोन सर्वे के द्वारा है या इंटरव्यू के द्वारा है, किस सर्वेक्षण विधि के द्वारा हमें उस कार्य को करना है, इसका भी हमें पहले ही संकलन कर लेना चाहिए, उसका चयन कर लेना चाहिए। इसलिए सर्वेक्षण विधि का चयन, सर्वेक्षण विधि में कौन सी विधि उपयोगी है, उसके कौन से भाग के द्वारा हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, उस विषय वस्तु के परिदृश्य में हमें उस प्रकार का सर्वेक्षण का चयन करना पड़ता है। आंकड़ों व उपकरणों का चयन, जब सर्वेक्षण विधि मिल जाती है, जैसे प्रश्नावली याद का निर्माण करना, मान लीजिए अनुसूची या चेकलिस्ट के द्वारा हमें कार्य करना है, शेड्यूल बना करके कार्य करना है, तो ऐसे शेड्यूल को, चेकलिस्ट को इत्यादि जो भी हमारे उस समस्या को समाधान करने के लिए सर्वेक्षण के रूप में लिए जा रहे हैं, उपकरण के रूप में लिए जा रहे हैं, ऐसे उपकरणों और आंकड़ों का भी सिलेक्शन करना पड़ता है, उनका चुनाव करना पड़ता है। जब हम सिलेक्शन कर लेते हैं ऐसे उपकरणों का, टूल्स का, जिसके आधार पर समस्या का समाधान किया जाना है, प्रदत्तों आंकड़ों का हम चयन कर लेते हैं, तब क्या करना होता है कि तथ्यों का संग्रह कब रहा है कि अब उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी आंकड़े हैं, जो भी डाटा है, जो भी प्रदत्त हैं, उनको क्या करना है, अब संग्रहित करना है, अपने पास ला करके रखना है। जैसे किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए पहले क्या क्या चीज उसमें आवश्यक है, इसका हम चयन करते हैं और फिर चयन करने के बाद उनको एक साथ ला करके जहां पर कार्य को सिद्ध करना है, पूर्ण करना, वहां पर एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते हैं। इसी तरह से जब शोधकर्ता किसी कार्य को, समस्या को लेकर के आगे बढ़ता है, तो उस कार्य में कौन कौन से टूल्स या उपकरण उपयोग में लाए जाएंगे, कौन कौन सी अनुसंधान की विधियां प्रयोग में लाई जाएंगी, ऐसे अनुसंधान विधियों से संबंधित जितने भी उपकरण होंगे, जितने भी उसमें, चाहे वह ऐतिहासिक हो, चाहे वर्णनात्मक हो, चाहे विवरणात्मक भाव हो, चाहे वह सर्वेक्षण का भाव हो, जिस भी विधि से, जिस भी उपागम से अप्रोच वह काम करना चाहता है, पहले उसको चिन्हित करे, उसका चुनाव करे। इसके बाद जब कार्य करने के लिए वह तैयार हो, परीक्षण करने का समय हो, तो उस समय उन समस्त चीजों को पहले संग्रहित कर ले। इसके बाद तब उसका विश्लेषण करे, उसकी व्याख्या करे, उसका परीक्षण करे। फिर आता है आंकड़े। मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, जैसा कभी हमने बताया कि गुणात्मक होता है, दूसरा संख्यात्मक होता है। तो इन दो प्रकार के आंकड़ों का हम कलेक्शन करके किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसकी पूर्ण व्याख्या कर सकते हैं, उसकी पूरी तरह से स्पष्टीकरण कर सकते हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है, उसकी क्या उपाय देता है, इसका स्पष्टीकरण करना, भविष्य के लिए जो कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं इनके समाधान के लिए एक बेस या आधार प्रदान करना, अर्थात भावी अनुसंधान के लिए तथ्यों का जो हमने संग्रह किया है ये वहां पर भी उपयोगी हो सकते हैं। इस प्रकार से उसका वर्णन करना, वर्णित विषय वस्तु के आधार पर उसकी महत्ता को सिद्ध करना। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो अनुसंधान की प्रक्रिया होती है वह मूल रूप से उद्देश्यों का पहले निर्धारण किया जाता है, फिर न्यायाधीश का चयन किया जाता है, माने सैंपलिंग ली जाती है, फिर तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, जो भी डाटा हम कलेक्ट किए हैं उनको एनालिसिस के रूप में लेते हैं, फिर अनुसंधान या समस्या का कथन करते हैं, फिर इसके बाद प्रस्तावित अनुसंधान की सफलता का पूर्वानुमान लगाने की इसमें विशेषता होती है। ऐसा प्रोसेस होता है, हम जब तक उसका पूर्वानुमान नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रकार से हम परिकल्पना का निर्माण नहीं कर सकते, और जब तक परिकल्पना नहीं बनेगी तब तक समस्या का समाधान का कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा। इसलिए न्यायाधीश का चयन, तथ्यों का विश्लेषण, अनुसंधान समस्या कथन और प्रस्तावित अनुसंधान की सफलता का पूर्वानुमान करना। सर्वेक्षण विधि का चयन माने किस विधि से हमें कार्य करना है, ऐसे सर्वेक्षण विधियों में से किसी एक विधि को चयन कर लेना, एक या दो जो भी विधियां उसमें उपयोगी हो उन समस्त विधियों को हम यहाँ पर ले सकते हैं। आंकड़ों व उपकरणों का चयन करना, तथ्यों का संग्रह करना, माने उससे संबंधित जो डाटा है, जो भी कुछ उसके टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको भी चयनित करना, फिर उन्हें संग्रहित करना तथ्यों के रूप में, आंकड़ों के रूप में। फिर वे आंकड़े दो प्रकार से चयनित किए जा सकते हैं, गुणात्मक रूप में और संख्यात्मक रूप में, अर्थात कोई वर्ड विषय के रूप में होगा, जैसे कोई घटना है तो उसकी विशेषताओं को बताना, स्पष्टीकरण करना है, उसमें कितने लोग सम्मिलित रहे तो वहां पर संख्यात्मक 2, 4, 6, तो वहां पर संख्यात्मक रूप भी हो सकता है। लेकिन उन दोनों के द्वारा या उन लोगों के द्वारा, उन व्यक्तियों के द्वारा जिस प्रकार से समस्या या घटना का कथन किया जाता है, स्पष्टीकरण किया जाता है, वह उसका एक वैशिष्ट होता है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है, जिसके आधार पर हम उसे गुणात्मक रूप में भी चरों का संकलन करते हैं। इस तरह से दोनों प्रकार के चरों का, आंकड़ों का हमें संकलन करना चाहिए। वर्णनात्मक अनुसंधान का महत्व क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिक्लेरेटिव रिसर्च, यानी अनुसंधान
जो वर्णनात्मक रूप में किया जा रहा है ये हमारे लिए क्यों लाभदायी है, इसकी महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सरल विधि है। माने वर्णनात्मक जो भाव है, जो विधि है शोध की, यह बहुत ही सरल है कठिन भी। कभी कभी कुछ ऐसी विषय वस्तुएं आ जाती हैं जिसका वर्णन कर पाना बहुत ही कठिन होता है, 2 शब्द भी नहीं बोला जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अन्य विधियों की अपेक्षा हम किसी भी चीज पर 2-4 शब्द बोल सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं, उसकी महत्ता को बता सकते हैं। इसलिए यह विधि क्या है, पहली बात ये सरल विधि मानी जाती है। दूसरी, छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और विशेषज्ञों में निर्मित विचारधारा, यानी जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, जो गार्जियन अभिभावक हैं या जो विशेषज्ञ हैं, इन लोगों के अंदर जो निर्मित विचारधारा है, जिस प्रकार की विचारधारा है, जिस प्रकार की टेंडेंसी, जिस प्रकार का एटीट्यूड या उनके जो मत हैं, व्यूज हैं, उन धारणाओं के आधार पर प्रचलित प्रक्रियाओं, यानी जो इस समय प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो प्रचलित उस समय तमाम प्रकार की ऐसी संस्कृति है जिसको हम देख रहे हैं, कार्य करने की जो विधाएं हैं, जो टेंडेंसी है, जो ट्रेडिशनल है, ऐसी प्रचलित प्रक्रियाओं प्रभाव जो स्पष्ट हैं, उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर, समाज पर क्या पड़ रहा है और उस अनुसंधानकर्ता पर क्या पड़ रहा है, इन तमाम चीजों के प्रभावों को जो स्पष्ट है उसकी व्याख्या करने में वर्णनात्मक अनुसंधान काफी सहायक होता है, उपयोगी होता है। इसी तरह से छात्रों, विद्यालय, संगठन, निरीक्षण, प्रशासन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि व मूल्यांकन, यानी अगर मान लीजिए किसी शिक्षण संस्था की बात है तो वहां पर जो छात्र हैं, जो विद्यालय है, जो संगठन है, जो निरीक्षण है, उसका जो प्रशासन है, उसके जो पाठ्यक्रम है, उसमें प्रयोग की जाने वाली जो शिक्षण विधियां हैं और जो हम मूल्यांकन संबंधी कार्य करते हैं, ऐसे कार्यों में जो कुछ भी बाधाएं आती हैं, जो भी कुछ रुकावटें आती हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ऐसी समस्याओं के समाधान करने में वर्णनात्मक शोध जो होता है काफी सहायक होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, अर्थात यह सबके लिए उपयोगी है। समाज में है तो समाज के जो भी लोग उत्तरदायी हैं उनके विषय में बताता है, जो लोग उससे अछूते हैं समस्याओं से उनके विषय में वर्णन करता है, व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण देता है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए अगर किसी संस्थागत परिस्थिति संबंधित समस्या है तो उसमें जो भी शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं या जो उसके प्रशासक हैं, जो उसके नियोजक हैं, जिनके द्वारा वह संचालित किया जा रहा है, ऐसे समस्त लोगों के अंदर किस प्रकार की विचारधाराएं हैं, किस प्रकार की प्रचलित धारणाएं हैं, किस प्रकार की मनोवृत्तियां हैं, किस प्रकार के उनके कल्चर हैं, वे लोगों के विषय में क्या सोचते हैं, इन तमाम प्रकार के जो व्यूज हैं, जो उनकी धारणाएं हैं, उन समस्त धारणाओं के मूल्यांकन में जो भी कुछ समस्याएं आ रही हैं समझने में, जानने में, ऐसी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए यह एक रास्ता देता है, उनकी सहायता करता है, जिसके आधार पर उन समस्याओं को हम सरल से सरल रूप में समाधान कर सकते हैं। इस तरह से जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है, जो डिक्लेरेटिव रिसर्च होता है, वास्तव में देखा जाए तो यह तो बहुत ही सरल होता है, ये सबके करने योग्य होता है। लेकिन कभी कभी समस्याएं जब जटिल होती हैं तो उनका वर्णन कर पाना कठिन होता है, क्योंकि जब तक हम तथ्यों का संग्रह उनके अनुकूल नहीं कर लेते हैं, जब तक उपकरणों या तकनीकियों का हम चयन नहीं कर लेते हैं, जब तक उनका संग्रह नहीं कर लेते हैं, तब तक उनका हम विश्लेषण या परीक्षण नहीं कर सकते। इसलिए इसमें जो आवश्यकता होती है चरों को सबसे पहले चयन करने का, चाहे वो संख्यात्मक रूप में हो या गुणात्मक रूप में हो, दोनों रूप में हो। मान लो गणित विषय है, उसमें किसी चीज के हमें संख्यात्मक रूप में देखना है तो गणितीय चरों को हम लेकर के वहां पर उन संख्याओं द्वारा स्टैटिक्स आदि के आधार पर उसका टेबुलेशन कर सकते हैं, उसका एक तरह से हम मूल्यांकन कर सकते हैं, उनका प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गुणात्मक या संख्यात्मक भाव होता है, अर्थात ये चरों से संबंधित होता है, और हम अगर दोनों प्रकार के चरों को किसी भी समस्या के समाधान में वर्ण विषय के रूप में रखते हैं तो ज्यादा ही विश्वसनीय माना जाता है, वैधानिक माना जाता है। तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि वर्णनात्मक अनुसंधान, डिक्लेरेटिव रिसर्च क्या होता है। सबसे पहले वर्णनात्मक शोध या वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है, इसका वर्णन करता है, इसका विश्लेषण करता है, इसका संबंध, स्थितियां जो विद्यमान है, अभ्यास जो चालू है, विश्वास या विचारधारा जो प्रचलित है, प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, प्रभाव जो अनुभव हो रहे हैं, दिशाएं जो विकसित हो रही हैं, इत्यादि प्रकार के संदर्भों से
यह अनुसंधान संबंधित होता है। अर्थात वहां पर हम प्रचलन को देखते हैं, वहां पर हम धारणाओं को देखते हैं, वहां पर लोगों के रुझानों को देखते हैं, वहां उस समय किस प्रकार का कार्य हो रहा है, तमाम प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, समस्त गतिविधियों का वर्ण विषय या वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत लिया जाता है। ऐसा वेस्ट का मत है, वेस्ट ने इसको कहा है। वर्णनात्मक अनुसंधान को उद्देश्य जो बताया गया है वह ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक्लेरेटिव रिसर्च के रूप में, उसमें यही बताया गया है कि शैक्षिक नियोजन में यह अनुसंधान बहुत ही सहायक होता है, भावी अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करता है, और इतना ही नहीं, जिससे अनुसंधान को और अधिक नियंत्रित व वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके, इसमें वर्णनात्मक अनुसंधान और अधिक सहायता प्रदान करता है। इसी तरह से मानव व्यवहार के जो विविध पक्ष हैं, विविध पक्ष से प्राय है उसका जो शारीरिक पक्ष है, उसका जो मानसिक पक्ष है, उसका जो भावात्मक पक्ष है, उसका जो सांवेगिक पक्ष है, या संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, जिसे हम साइकोमोटर कहते हैं, इन समस्त पक्षों पर, इन समस्त डोमेन को वह अच्छी तरह से व्याख्यायित करता है, उनकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है। वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण, माने वर्तमान में स्थिति क्या है, इसका स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन करता है। भविष्य के नियोजन में यह वर्णनात्मक अनुसंधान काफी सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। दो चरों या कार्य कारण संबंधों की जानकारी देता है। जो दो वेरिएबल्स हैं, ऐसे वेरिएबल्स में किस प्रकार के कोरिलेशन है, क्या कारण है, किन कारणों के द्वारा एक कार्य हमें करना पड़ रहा है, इन चीजों को काज एंड रीजन के विषय में यह अच्छी तरह से जानकारी प्रदान करता है। कौन? वर्णनात्मक अनुसंधान। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें देखिए, समाधान जो समस्या का करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए उपयुक्त सूचना पहली बात प्रदान करता है। विशिष्ट उद्देश्य एवं विशिष्ट नियोजन में यह सहायता करता है, अर्थात इसके द्वारा जो कुछ भी हम विशिष्ट उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, जिनके द्वारा हम समान उद्देश्यों की अपेक्षा कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं, जो हमारे टारगेट है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव पर्पज है, ऐसे विशिष्ट उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए ये विशिष्ट प्लानिंग माने नियोजन करता है। उसके आधार पर ये प्लानिंग करके उसको कार्य करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सोचता है। तो इसके विषय में भी वर्णनात्मक अनुसंधान सहायक होता है। एक समय अनेक लोगों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जा सकता है। अगर समय एक है और लोग बहुत से ज्यादा हैं, ऐसे समय में यह तमाम प्रकार के आंकड़ों को एक साथ एकत्रित करके समस्त लोगों के से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका स्पष्टीकरण करने में सहायता कर सकता है। यह गुणात्मक एवं संख्यात्मक रूप में, चरों के रूप में, आंकड़ों के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। बात आती है कि इसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस में सबसे पहले उस शोध के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, इसके बाद न्यायादर्शों का चयन, फिर न्यायादर्शों की व्याख्या, तथ्यों का विश्लेषण, अनुसंधान समस्या का कथन, प्रस्तावित अनुसंधान की सफलता का पूर्वानुमान, सर्वेक्षण विधि का चयन, आंकड़ों व उपकरणों का चयन, तथ्यों का संग्रह। आंकड़े दो प्रकार से यहाँ पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं, चाहे वह क्वालिटेटिव रूप में हो चाहे क्वांटिटेटिव रूप में हो। इसी तरह से जो वर्णनात्मक अनुसंधान का इंपॉर्टेंस है उसको हम देखते हैं तो उसमें यही आता है कि विधि काफी सरल होती है, या छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होती है, अभिभावकों के लिए उपयोगी होती है, साथ साथ या विशेषज्ञों के लिए भी काफी सहायता करती है। और उसके द्वारा जो कुछ भी उनके अंदर या समाज के प्रति या उस संस्था के प्रति जो कुछ विचारधाराएं हैं, जो मनोवृत्तियां हैं, जो प्रचलित प्रक्रियाएं हैं, उनके प्रभाव को स्पष्ट कर देता है। कौन? यानी उनकी व्याख्या करके वर्णनात्मक अनुसंधान उनको और मजबूत बनाता, उनकी उपयोगिता को सिद्ध करता, उनके अंदर जो कुछ डाउट है, संशय है, उनको अच्छी तरह से स्पष्ट करने का एक मौका या अवसर देता है। इसी तरह से छात्रों और विद्यालय संगठन, जो छात्र हैं, जो विद्यालय के लोग हैं, जो संगठन करता है, जो उसके निरीक्षक हैं, जो प्रशासक हैं, जो पाठ्यक्रम है या जो शिक्षण विधियां हैं या जो मूल्यांकन की जो विधियां हैं, इस समस्त कार्यों से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने में भी वर्णनात्मक अनुसंधान काफी सहायता प्रदान करता है। इस तरह से विषम परिस्थितियों में जहां पर तमाम प्रकार के टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे पास नहीं मिल पा रहे हैं, वहां पर हम वर्णनात्मक अनुसंधान माने डिक्लेरेटिव रिसर्च के द्वारा काम करते हैं और इसका एक अच्छा प्रभाव होता है। इसमें जो थोड़ा सा कमियां दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता का बहुत अभाव दिखाई पड़ता है।
कारण कि यहाँ पर जो टूल्स या टेक्निक्स बनाई जाती हैं, जिनकी हम व्याख्या करते हैं, वास्तव में वह घटनाओं से संबंधित हो भी सकते हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी हम व्याख्या स्पष्टीकरण कुछ इस लहजे में दे देते हैं जिसका औचित्य हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं। इसलिए अनुसंधान का यह जो बेस है, जो यह भाव है, जो विधि है वर्णनात्मक अनुसंधान की, यह वैज्ञानिक तो है, लेकिन वैज्ञानिकता का जितना उसमें प्योरिटी होनी चाहिए वह उसमें दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन अगर देखा जाए तो समस्त प्रकार के विषयों के अनुसंधान में यह वर्णनात्मक अनुसंधान बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इस तरह से अगर ये चीजें आपको पसंद आई हो, ये विषय वस्तु पसंद आई हो, या वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी तरह से शिक्षा में अनुसंधान, शिक्षा में तकनीकी, शिक्षा में मनोविज्ञान, शिक्षा में सांख्यिकी या भाषा शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की विषय वस्तु को तत्काल प्राप्त करना हो तो जो बेल आइकॉन है, जो घंटे के निशान दिखाई पड़ रहा है, उसको दबाएं।